हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का पहला चैप्टर जो कि है यूनिट 20 फंडामेंटल ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल इन एनी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रेसिंग प्रॉब्लम इन सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैनेजमेंट थ्योरीज have been characterized by a search of universal solution to provide practitioners with principles that can be applied to all kind of organizations with universal success। इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग काम करते हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, ये हमारे सोसाइटी का एक प्रॉब्लम रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैनेजमेंट थ्योरीज हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय ए सर्च ऑफ यूनिवर्सल सॉल्यूशन। तो जितने भी मैनेजमेंट थ्योरीज किए गए हैं इसके ऊपर, उनको एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन निकाल के और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिवर्सल सक्सेस। तो एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन निकाला गया और उसको सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया गया और उसमें एक यूनिवर्सल सक्सेस भी प्राप्त किया गया। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइमरली सोशल सिस्टम। ये इसलिए संभव हो पाया फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो पहले था वो एक सोशल सिस्टम की तरह ही था। दे कंबाइन पीपल एंड साइंस। उन्होंने लोगों को विज्ञान के साथ, जो तकनीकी है उसके साथ उसको कोरिलेट किया, जैसे उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमैनिटी मतलब पीपल, टेक्नोलॉजी का मतलब साइंस। It is therefore not possible for every organization to have the same type of people and same level of technology। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है ना कि वो एक ही तरह के लोग से काम कराए और एक ही तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पे हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी हो सकती है, अलग तरह के लोग काम कर सकते हैं। Thus the human behavior in relation to an organization has assumed a great significance and forms the major subject matter of various studies conducted in the field of human resources management to provide the basis for organizational development process and to improve the organization effectiveness। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके के हो सकते हैं, इसके कितने कितने तरह के हो सकते हैं, ये जो था ये हमारा मेजर सब्जेक्ट मैटर हुआ। जो भी जितने भी स्टडीज़ के ऊपर कंडक्ट किए गए तो उसका मेजर सब्जेक्ट क्या था कि ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है और वो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस में और उसको इफ़ेक्टिव बनाने में वो कहाँ तक रोल प्ले करेगा, इसी को स्टडी करने के लिए मेन सब्जेक्ट मैटर बनाया गया। इन हिज बुक मतलब किसकी बुक? पीटर ड्रकर की एक बुक है फ्रेंड्स, द लैंडमार्क्स ऑफ टुमारो। पीटर ड्रकर को हम लोग मैनेजमेंट गुरु भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? नो मैटर हाउ मच वी कैन क्वान्टिफाई, द बेसिस फिनोमिना आर क्वालिटेटिव वंस। उनका कहना था कि हम लोग, ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग क्वान्टिफाई मतलब हमारी क्वांटिटी कितनी है, द बेसिस फिनोमिना आर क्वालिटेटिव वंस मतलब एक आदमी का क्या क्वालिटेटिव ये है कि वो उससे कितनी इफ़ेक्टिविटी और कितनी मतलब आप उसे कितना काम ले पा रहे हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वांटिटी पे नहीं उनकी क्वांटिटी पे नहीं, उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? चेंजेस एंड इनोवेशंस, रिस्क एंड जजमेंट्स, ग्रोथ एंड डिके, डेडिकेशन, विजन, reward and motivation, so on and so forth. The discipline we need cannot be a technical discipline, though it will have many technical areas. It must be a truly humanistic discipline। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो टेक्निकल डिसिप्लिन है वो हमें, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल एरियाज हैं लेकिन टेक्निकल डिसिप्लिन उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिस्टिक डिसिप्लिन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिशनर्स एंड मैनेजर्स हैव कम टू रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इन विच दे मस्ट ऑपरेट एंड हैव बिकम इंक्रीजिंगली विलिंग टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम बिहेवियरल साइंटिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। हमारे जो प्रैक्टिशनर और मैनेजर्स थे उन्होंने बिहेवियरल साइंटिस्ट जो होते हैं
कि जो मतलब ये आप बताएंगे कि किसी भी लोग जो पीपल हैं वो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या उनको अप्रोच होना चाहिए। तो इसी प्रैक्टिस को वो लोग रिजॉल्व किए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्होंने इसकी मदद से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है इसके बेसिस पे उन लोगों ने करना शुरू किया। कौन, किसने? प्रैक्टिशनर्स और मैनेजर्स ने। An organization is a planned coordination of the activities of a number of people for the achievement of common organization objective through involvement of people to assign function and through a hierarchy of authority and responsibility using appropriate technology। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ पीपल का जो एक्टिविटी है उसको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन एग्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए। माने हमारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है ना कि हमें एक साल में ये अचीव करना है या ये काम करना है। तो लोगों को कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर प्लान्ड वे के थ्रू उसको अचीव करना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और इसमें एक चीज़ और आती है कि असाइन फंक्शन एंड थ्रू ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़, लोगों को उनका फंक्शन असाइन करना और वहाँ पे एक हायरार्की भी होती है और एक अथॉरिटी होती है, जैसे टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और वर्कर्स होते हैं। तो उस तरह के हायरार्की को मेंटेन करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ही हमारा मेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सक्सेस आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस मैनेजेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैरेक्टर होता है और उसका जो सक्सेस होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे होता है? वहाँ का मैनेजेरियल जो उनका बेस है वो कैसा है और उनके ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं। Thus, the study of human behavior at work cannot be studied in isolation, ignoring various interdependent complexities. Industrial work originally was organized around the technology available and rule of checks and balances. तो जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है वर्क लोकेशन पे, तो वो कभी भी उनको अलग करके या इग्नोर करके या उनका जो इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो रही है इसको इग्नोर करके हम लोग कभी भी इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्क ओरिजिनली वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड रूल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का वर्क जो होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? उनके टेक्नोलॉजी के अराउंड, और उनका जो रूल है उसको हमेशा चेक करना और उसको बैलेंस रखना। इस तरीके से आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस टुडे हैव रियलाइज्ड दैट दे नीड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज अकरिंग इन द इन्वायरमेंट। आजकल ये रियलाइज़ किया जा रहा है फ्रेंड कि ऑर्गेनाइजेशंस को जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है और बदलाव करनी है। बी इट टेक्नोलॉजी, बिजनेस डायमेंशन, स्ट्रैटेजी, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और द इमर्जिंग मार्केट्स। ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, जो चेंजेस हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, बिजनेस डायमेंशन में हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज में हो सकते हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में हो सकती है, या मार्केट में जो भी इमर्जिंग चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर हो सकती है। Their experience reveals that after due analysis, it is relatively easy to think and decide upon a response to business or technology dimension. फ्रेंड्स देखिए, इसके ऊपर कोई भी चीज़ थिंक करना, डिसाइड करना, ये बहुत ही इजी है कि हम लोग बदलाव में कैसे चेंजेस ला सकते हैं या अपने आप को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बट द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन ए स्लो प्रोसेस और डिफ़िकल्ट वन। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको प्रोसेस में लाना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग पीपल। यह इसलिए होता है कि हमें इसमें लोगों को कन्विंस करना होता है। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, आप बैंक का ही एक एग्जांपल ले लो, जैसे अगर किसी बैंक में अभी तो बहुत सारे मर्जर हो रहे हैं, तो जो फिनाकल 7 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको फिनाकल 10 पे माइग्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टाफ को ये कन्विंस करना कि जो 7 पे काम करते आ रहे हैं वो 10 पे काम करने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं। वहाँ आपको कुछ लोग पॉजिटिव व्यूज़ के मिलेंगे, कुछ निगेटिव व्यूज़ के मिलेंगे, तो उनको कन्विंस करना ये बहुत बड़ा ही डिफ़िकल्ट का काम है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो चेंजिंग देयर हैबिट्स एंड माइंडसेट, क्यों? उनके हैबिट को और माइंडसेट को चेंज करना।
द इस्टेब्लिश्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड परसेप्शन। वहाँ पे जो एक, जैसे अब जो 7 पे काम कर रहे हैं तो वो 7 में हैबिचुएटेड हो जाते हैं फिनाइकल 7 में कि हमें इसी तरीके से काम करना है। अब जब चेंजेज आएगी तो उनको काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक माइंडसेट हो जाती है, एक थिंकिंग हो जाती है, जिस इन्वायरमेंट में हम काम करते चले आ रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट के अनुकूल हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, तो उसको चेंज करने में हमें प्रॉब्लम होती है। एंड इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजी कैन फेल इफ़ नॉट इम्प्लीमेंट इन द राइट स्पिरिट। और जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो फेल भी हो सकती है अगर हमने इसको सही और पॉजिटिव वे में अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो। द पीपल कंपोनेंट इज दस बिकमिंग द की फैक्टर टू सक्सेस ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो जो हमारा पीपल कंपोनेंट है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ये एक की फैक्टर होता है किसी भी स्ट्रेटेजी को सक्सेस बनाने में, बी इट फॉर सर्वाइवल और ग्रोथ और अचीविंग एक्सीलेंस। ये हमारा सर्वाइवल ग्रोथ भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, और किसी गोल को अचीव करने में हमारी एक्सीलेंसी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड, पीपल मैनेजमेंट हैज़ बीन द मोस्ट इंट्रिगिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अलोंग। जो पीपल मैनेजमेंट है ये अभी तक का जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजरियल जो डिपार्टमेंट होती है उनके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा है। द ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिकॉग्नाइज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन in the total framework, but this aspect is so dynamic that it does not seem to reach a level of stability. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा ही ये एक्सपेक्ट करेगी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन ये कभी भी एक स्टेबिलिटी के लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। द टेक्नोलॉजी, द सिस्टम एंड इट्स सब सिस्टम और द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज टेंड टू गेट स्टेबिलाइज्ड एट लीस्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड इन देयर इवोल्यूशन प्रोसेस, बट पीपल मैनेजमेंट टेंड्स टू रिमेन एन अलाइव इशू। अगर हम लोग किसी टेक्निकल एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग उसको किसी भी इशू को रिसॉल्व कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जिसको हम लोग पीपल मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उसके जो इश्यूज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो आपके हमेशा एक ख़त्म होगी तो दूसरी अराइज होगी, तो इस तरीके से ये इश्यूज जो है हमेशा अलाइव रहेंगे। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस लाइज इन इट्स बीइंग डिफरेंट इन नेचर कंपेयर टू एनी अदर रिसोर्स द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इट लाइज इन इट्स बीइंग डिफरेंट इन नेचर, क्योंकि उन अलग अलग नेचर के हो सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर रिसोर्सेज, और अदर रिसोर्सेज जिस पे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है उससे ये डिफरेंट नेचर में हो सकते हैं। दी अदर रिसोर्सेज आर पैसिव, अदर रिसोर्सेज जो है वो पैसिव हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज नॉट सो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ऐसा नहीं हो सकता है। दिस रिसोर्स इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी मैटर पे, टू द ट्रीटमेंट गिवन टू इट, इनको अगर जिस तरीके के ट्रीटमेंट मिल रहे हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड देयर द रिस्पॉन्स इज नॉट स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म, और हर किसी का जो रिस्पॉन्स है वो एक जैसा नहीं हो सकता है, ना ही और ना ही एक तरीके का हो सकता है। इवन अ स्लाइट वेरिएशन कैन क्रिएट वेव्स, और जब पीपल मैनेजमेंट में थोड़ा सा भी अगर कुछ मतभेद हो तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएंगी जो कि हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। दस मैन पावर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस, तो मैन पावर जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। लुक एट फ्रॉम एनी पॉइंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो मैन पावर रिसोर्सेज है वो हमारा सबसे मेन की फैक्टर होता है। Organizations have attempt to deal with people, its employees, according to the understanding prevalent about human behavior at any point in time. Organizations जो है वो लोगों को डील करना, जैसे कि उनके जो एम्प्लॉय हैं तो वो कैसे डील करेगी? वो पहले अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग प्रिवेलेंट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि एक ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से रिएक्ट करता है,
इसको वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे। द वेरिएशंस हैव बीन कैरेक्टराइज फ्रॉम ए रादर मैकेनिस्टिक अप्रोच टू ए फिलोसॉफिकल वन। तो वेरिएशंस जो हैं वो किस तरीके से होंगे, हमारा मैकेनिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमारा वहाँ पे हमारा फिलोसॉफिकल अप्रोच होना चाहिए। द इवोल्यूशन ऑफ न्यू अप्रोचेज हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज सोशल साइंस। जो नए नए अप्रोच हैं वो भी आते गए हमारे मैनेजमेंट के फील्ड में और सोशल साइंस के फील्ड में। Human affairs in any organization are influenced by a wide variety of emotions like love and hate, human needs and expectation, human values, beliefs and perceptions, traditions and culture, and also by technical, social, economic, demographic and political changes and development. तो जो ह्यूमन अफेयर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में वो क्या क्या चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, यहाँ पे वेराइटी ऑफ इमोशंस होते हैं फ्रेंड्स, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ह्यूमन की ज़रूरतें हो गई, उनकी एक्सपेक्टेशंस हो गई, उनके वैल्यूज़ हो गए, उनके बिलीव्स एंड परसेप्शंस हो गए, वो किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, उनकी कल्चर क्या है, और वो कितने कैपेबल हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में, उनका सोशल इफ़ेक्ट, जैसे एक ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं तो उनका क्या सोशल इफ़ेक्ट है, इकोनॉमिक वैल्यू जैसे सैलरी, पर्क्स, वेजेस उनको कितने मिल रहे हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डेमोग्राफिक वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, उनका रहन सहन और उनकी जो एक्टिविटी होगी वो उस पर डिपेंड करेगी, और पॉलिटिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स, अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स भी हो रही है तो वो भी उस पर डिपेंड करेगा। दिस यूनिट एग्जामिन्स हाउ दिस अप्रोचेज हैव कन्वर्ज्ड इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव ऑफ HR मैनेजमेंट। तो इस जो यूनिट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के अप्रोचेज हैं वो HR मैनेजमेंट में किस तरीके से और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके पर्सपेक्टिव क्या है फ्रेंड्स। द पर्सपेक्टिव, एन अप्रोप्रिएट beginning to understand the fundamentals of people management would be to appreciate the foundation of an organization। फ्रेंड ये सब तो हमने पीछे देख लिया, हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं। एडगर सीन एन organization is the rational coordination of the activities of a number of people for the achievement of some common explicit purpose or goal through division of labor and function and through a hierarchy of authority and responsibility। फ्रेंड्स जैसे हमने पिछले पेज में देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी लोगों की एक्टिविटीज़ है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, दोनों में कोऑर्डिनेट करने को ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें हमारा जो मेन पर्पस होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना होता है। और ये हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू कर सकते हैं, एंड फंक्शन एंड थ्रू ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हमारा जो मैंने आपको बताया कि हमारा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट ये होता है, तो उसके टॉप हायरार्की और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोऑर्डिनेट करना, मतलब हमारा मैनेजरियल कैपेसिटी, हमारा लोगों का काम करने का कैपेसिटी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ये सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा। सच ए कमिंग टुगेदर कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये सेटअप जो है हमारा फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इन ए फॉर्मल सेटअप देयर इज ए गिवन गोल, अ स्ट्रक्चर, एक्सप्लिसिट रोल्स एंड रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। तो जो हमारा फॉर्मल सेटअप होगा वहाँ पे एक हमारा गोल दिया होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, हर किसी का रोल उसमें डिफाइन होगा, रिलेशनशिप होगा, तो और क्या चीज़ में, किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने में। वेयर एज इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दीज एस्पेक्ट्स इवॉल्व एज एन आउटकम ऑफ द ग्रुप प्रोसेस। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ग्रुप प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या आउटकम निकल के आ रहा है उस पर हम वो इनफॉर्मल सेटअप होगा। तो ड्राइंग फ्रॉम दिस डिफिनीशन वी कैन सी दैट देयर आर टू इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टू इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या है वो, पहला है अबाउट पीपल और दूसरा है अबाउट एक्टिविटीज। तो हिस्टोरिकली टू स्ट्रीम्स ऑफ थॉट हैव डेवलप्ड, वन on how to organize the activities most systematically and analytically so that specificity in the work processes and operation can be brought about। पहला में क्या है कि हम लोगों को कोई भी एक्टिविटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको सिस्टम में लाना है, ताकि हम किसी भी एक स्पेशल वर्क को हम लोग कर सके और उसको कंप्लीट कर सके, उसको समझ सके और उसको प्रोसेस कर सकें। और दूसरा क्या है, ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू गिव एन एक्टिविटी नाउ रिकॉग्नाइज एज वर्क। और दूसरा क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल रिलेशन को किसी भी एक्टिविटी में
महत्व देना और किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। तो पहला क्या हो गया कि हमारा वर्क प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टमेटिकली उसको कैसे लाना है। और दूसरे में क्या है कि एक इंडिविजुअल रिलेशंस को उसमें डिराइव किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। Obviously, enough thinking has developed in both these spheres over the years, and two perspectives had affected each other due to the high degree of their association and interdependence. तो इन दोनों पे इन दोनों जो अप्रोच है फ्रेंड्स, इन दोनों पे भी काफ़ी सालों से ये डिस्कशन होता रहा है, इसमें डेवलपमेंट आती रही है और ये भी देखा जा रहा है कि ये दोनों अप्रोच जो हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को एसोसिएट भी करती हैं और एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करती हैं। अभी फ्रेंड्स की द बिगनिंग ऑफ दिस टू पर्सपेक्टिव कैन बी सीन इन द वर्क ऑफ रॉबर्ट ओवेन। एक हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने ये दोनों पर्सपेक्टिव पे काफ़ी काम किया था। और एक थे चार्ल्स बेबेज। तो जो ओवन थे, अ मैनेजर बाय प्रोफेशन वो एक मैनेजर थे, क्लेम दैट अ मैनेजर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट वाज इन हिज वर्कर, वाइटल मशीन्स एज ही कॉल्ड देम। तो जो रॉबर्ट ओवन थे, उनका ये मानना था कि एक मैनेजर का जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका वर्कर्स में होता है। उन्होंने वर्कर्स को क्या कहा? मशीन, उनको वाइटल मशीन्स कहा। ही बिलीव इन प्रोवाइडिंग बेटर कंडीशन फॉर वर्कर्स विच ही थॉट वुड रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी। वो यह समझते थे कि अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स को बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करना होगा। वेयर एज बेबेज, अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जो चार्ल्स बेबेज थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और जो डिवीजन ऑफ लेबर के अर्ली एडवोकेट भी थे। ही बिलीव्ड इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल टू वर्क प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस। वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ज़्यादा सही मानते थे अगर हमें अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और हमारे एक्सपेंसेस को कम करना है। Whichever may be the focal point, cooperation of individuals to coordinate the activities in an organization is the beginning of people management. Maybe focal point, cooperation of individuals to coordinate the activities and is beginning of people management. ठीक है, हमारे लोगों को coordinate करना ही हमारे organizations का main focal points होना चाहिए था। Organizations have attempted to explore the best way to achieving this and continue to do so. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो होता था कि किसी भी तरीके से उनका जो अचीवमेंट है वो सबसे अधिक होना चाहिए और वो इसी तरीके पर कंटिन्यू करते थे। द जेनेसिस ऑफ पीपल मैनेजमेंट लाइज इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स इटसेल्फ। देयरफॉर, इन ऑर्डर टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट एज ए फंक्शन, वी हैव टू स्टडी द वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो द जेनेसिस ऑफ पीपल मैनेजमेंट लाइज इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स इटसेल्फ। तो किसी भी पीपल मैनेजमेंट का जो हमारा थ्योरी है वो हमारा मैनेजमेंट किस तरीके से इवॉल्व किया ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर, इन ऑर्डर टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट एज ए फंक्शन, वी हैव टू स्टडी द वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से अगर हमें डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस को स्टडी करना है तो हमें मैनेजमेंट के वेरियस थ्योरीज को भी स्टडी करना पड़ेगा। During the flurry of the Industrial Revolution, the view of the coordination of activities taken by organizations was very simplistic. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ फ्रेंड्स, तो जो हमारे एक्टिविटीज़ होते थे ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशंस के लिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब है फ्रेंड पीपल एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हमने पीछे देखा, तो वो बहुत ही सिंपलिस्टिक होते थे। इट फोकस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट रिलेटेड टू द वर्क सिचुएशन अलोन, मतलब डूइंग द वर्क। पहले जो हमारा फोकस होता था इंडस्ट्रियल का, वो एक्टिविटी पे फोकस होता था कि क्या काम करना है या क्या काम हो रहा है। इट वॉज अज्यूम दैट पीपल हु डू द वर्क दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर। ये माना जाता था कि लोग जिस काम के लिए रखे जा रहे हैं उनको वही काम करना है जिसके लिए दे पेड फॉर, जिसके लिए उनको पे किया जाता था। दिस वॉज ऑल्सो सपोर्टेड एंड सब्सिक्वेंटली हाईलाइटेड बाई द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। और ये जो मेथड था कि लोग को काम करने के लिए रखा गया है और उनको जो काम हम लोग करवा रहे हैं उसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये जो था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था, जिसको कि किसने कंसेप्चुअलाइज किया था? फ्रेडरिक टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसने दिया था? फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, जो कि
फेमस भी थे उनके डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए। डिवीज़न ऑफ लेबर कौन दिया था? वो भी फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। और टाइम एंड मोशन का जो कंसेप्ट था वो भी फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, जिसको कि सब्सटेंशिएट किया गैंट एंड गिलबर्ट ने। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड। पहला तो ऊपर में था कि रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने वर्कर्स को वाइटल मशीन्स कहा, और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच फ्रेडरिक टेलर ने दिया, और जो डिवीज़न ऑफ लेबर और टाइम एंड मोशन कंसेप्ट है वो भी फ्रेडरिक टेलर ने दिया। तो अब देखिए इनकी जो साइंस एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है उसमें 3 मेन पॉइंट्स है फ्रेंड, ये तीनों एकदम याद रखिएगा, ये हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछता है। द टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल यूनिट्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। टास्क जो है वो हमेशा सिंपल यूनिट्स में छोटा किया जाता है ताकि लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सके और परफॉर्म कर सकें। तो पीपल विल डू अ गिवन एक्टिविटी इन रिटर्न फॉर मनी। लोग काम करेंगे किस लिए? क्योंकि उनको बदले में पैसे मिलेंगे। पीपल विल हैव टू डू व्हाट इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्न बाय टेक्नोलॉजी। और लोगों को वो काम करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए डिफाइन करेगी, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी उनको वैसे ही काम करना होगा। The simplicity of this approach ignored many important and vital aspects of human behavior which were later brought to the forefront. The simplicity of this approach ignored many important and vital aspects of human behavior. ये जो अप्रोच था फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट्स जो थे वो ह्यूमन बिहेवियर के, उनको इग्नोर किया गया, जो कि बाद में हमारे सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द एक्टिविटीज इम्प्लाइड इन द वर्क, बट सर्टेन अदर एक्टिविटीज विच टेक प्लेस एज ए नेचुरल आउटकम वी आर नॉट कंसिडर्ड। इसमें हमारा सिर्फ जो है वो काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया, लोगों की एक्टिविटी जो जिसको कि हम बिहेवियर भी कहते हैं, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जो कि एक नेचुरल आउटकम होता है पीपल ह्यूमन बिहेवियर का, जो जिसको कि कंसीडर नहीं किया गया। फॉर इंस्टेंस फैटिग, बोर्डम, द नीड टू कन्वर्स विथ अदर्स, द रिलेशनशिप दैट मे ग्रो आउट ऑफ इंटरेक्शन etc वे आर नॉट सीन एज रिलेवेंट फॉर मैनेजिंग। और उस जैसे ह्यूमन बिहेवियर के जो कारण हो सकते थे या उनके जो रिजल्टेंट हो सकते थे, जैसे कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं लोगों को काम करने के दौरान, तो ये और लोगों का जो इंटरेक्शंस है, तो इन सब चीज़ों की ओर मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं होता था उनका, उसके ऊपर कोई भी जो होता है ना मतलब ध्यान देना, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट नहीं सोचती थी। द पर्सपेक्टिव कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ पीपल स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू वर्क। तो इसमें क्या था कि लोगों का जो एक्टिविटीज़ था वो स्ट्रिक्टली क्या चीज़ से रिलेटेड था? काम से रिलेटेड था। एंड इट चूज टू लेट गो ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स, और बाकी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। इट वॉज दिस सिंपलिस्टिक मैकेनिकल अप्रोच दैट प्राइमरली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ लेबर यूनियन एंड लेबर अनरेस्ट। तो यही जो हमारा सिंपलिस्टिक मैकेनिकल अप्रोच था, जो सबसे पहले हमारा प्रभावी हुआ था, जिसने कि बाद में लेबर यूनियन और लेबर अनरेस्ट को जन्म दिया। Thou certain factor like periodic economic depression, immigration of workers, aggressive stance of the management in combating the effort of labor to unionize, delayed standing of the collective bargaining as a process, the genuineness of issue made it a permanent formal factor of organization। तो ये फिर आगे बढ़ता ही गया फ्रेंड, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, लोग इमाइग्रेट करने लगे, मैनेजमेंट इन कॉम्बैटिंग द एफर्ट ऑफ लेबर ऑफ यूनियनाइज, जो मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच उसके बाद ये एक कॉम्बैट टाइप शुरू हो गया, और उनकी जो स्ट्रेंथनिंग थी ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ प्रोसेस। जैसे आज हमारे यहाँ जो बाईपार्टाइट का जो सिस्टम है वो बार्गेनिंग से शुरू होता है, तो उस तरीके के कुछ प्रोसेस शुरू किए गए ऑर्गेनाइजेशंस में। द जेन्युइननेस ऑफ इश्यूज मेड इट अ परमानेंट फॉर्मल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर के रूप में बाहर निकल के आए। द कंसेप्ट ऑफ यूनियनिज्म ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द ऑर्गेनाइजेशंस अवेयर ऑफ द रोल ऑफ एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर्स। और ये जो यूनियनिज्म का जो कंसेप्ट था, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में जो है सोशियो पॉलिटिकल, एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर लेकर आया। In addition to this, certain developments in the internal environment of the organization gave rise to a few new issues। अब इससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में अब नए इशू आने शुरू हुए। फॉर इंस्टेंस द टाइटली स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वर्क सिस्टम कुड नॉट इंस्टिल मीनिंग
pride in the work that individuals did and this had an adverse effect on productivity. तो अब जो था कि जो हमारा प्लान्ड वर्क सिस्टम था वो अब लोग सही से नहीं करने लगे, जो कि प्रोडक्टिविटी पे एडवर्स इफेक्ट डालना शुरू कर दिया. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द अवेयरनेस अबाउट द क्रूशियल रोल प्लेड बाय इमोशन इन वर्क सिचुएशन. तो यही टाइम था जब शुरू हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे इमोशंस का क्या रोल है. दिस रियलाइजेशन लीड टू द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ रिसर्च इन द एरिया ऑफ वर्क मोटिवेशन. तब वहाँ पे एक वर्क मोटिवेशन एरिया जो है वो रिसर्च के लिए वहाँ पे रियलाइज़ किया गया कि वर्क मोटिवेशन होना चाहिए लोगों के बीच में. द इम्पैक्ट ऑफ हाउथॉर्ने स्टडीज़ कैरिड आउट बाय एल्टन मेयो एंड अदर्स. एक हाउथॉर्ने स्टडीज़ था. हाउथॉर्ने स्टडीज़ कौन किया था फ्रेंड्स? एल्टन मेयो. एल्टन मेयो ने किया था एज वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ड्यूरिंग 1924-33 में. एक इलेक्ट्रिक वेस्टर्न कंपनी में किया था 1924-33 में. इज़ अ लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट एंड ह्यूमन अप्रोच इन मैनेजमेंट. जो कि एक लैंडमार्क साबित हुआ कहाँ पे? हमारा मैनेजमेंट थॉट और ह्यूमन अप्रोच मैनेजमेंट के इवोल्यूशन में. दीज स्टडीज पॉइंटेड आउट टू वेरियस डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये स्टडीज़ जो है जो वेरियस ह्यूमन बिहेवियर के डायमेंशंस थे उसके ऊपर इसमें बहुत सारे जो मैटर थे उसको पॉइंट आउट किया गया. दैट वी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन द रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच टेकन अर्लियर. जो कि पहले किसी भी अप्रोच में कंसिडर नहीं किया गया था. द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट दैट फॉलोड रिप्लेस द रेशियो इकोनॉमिक मैन बाय द सोशल मैन. तो इसमें क्या हुआ कि पहले का जो रैशनल इकोनॉमिक मैन था उसको एक सोशल मैन से चेंज किया गया कॉन्सेप्ट को. रेशनल इकोनॉमिक का मतलब क्या कि मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनको वो काम करना पड़ेगा जो काम अलॉट किया गया है और बदले में उनको पैसे दिए जाएंगे. तो उस चीज़ को फिर वहाँ पे इमोशंस आए कि वर्कर्स को इमोशंस की भी ज़रूरत है, उनको प्यार और स्नेह की ज़रूरत है, उनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें जो है अगर कोई परेशान है तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें अभी रेशियो इकोनॉमिक जो मैन जो हमारी थ्योरी थी उसको सोशल मैन में कन्वर्ट किया गया. इट फोकस्ड ऑन द रोल प्लेड बाय द वेरियस रिलेशनशिप दैट डेवलप एट वर्क एज एन आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शन. ये वेरियस रिलेशनशिप पे फोकस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम भी कर पाएँ और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े. इसके ऊपर फोकस किया गया. फॉलोइंग द रिविलेशन द पीपल मैनेजमेंट सिस्टम वे आर गियर टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर कलीग्स एंड ग्रुप्स. यहाँ पे एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देखने में आया जहाँ पे कि वर्कर्स का सुपरवाइजर्स के साथ, कलीग्स के साथ और ग्रुप्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो गया. लेटर रिसर्चर्स लाइक क्रिस एग्रीज, अब्राहम मैस्लो, डॉगलस मैकग्रेगर एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग हाईलाइटेड डायमेंशंस ऑफ मोटिवेशन. जो ये सारे साइंटिस्ट हैं क्रिस एग्रीज, अब्राहम मैस्लो, डॉगलस मैकग्रेगर एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इन्होंने डायमेंशन ऑफ मोटिवेशन को हाईलाइट किया दैट आर रूटेड इन द ग्रोथ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल. जो कि किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ में वो मेन रोल प्ले करते हैं. The central theme of their arguments was that individuals are motivated by other than monetary factors too. तो इनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे या जो भी उनकी थीम थी उसमें ये चीज़ बताया गया कि लोगों को अदर दैन मॉनेटरी फैक्टर्स मतलब पैसे छोड़कर अदर चीज़ों के थ्रू भी उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है. दे emphasize that individuals like to perceive meaning in the activities they do. They like to experience a sense of responsibility while performing a task and have a sense of achievement when the task is completed. उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई इंसान या कोई आदमी काम कर रहा हो तो उसको जब वो परफॉर्म कर रहा हो कोई टास्क को तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर डेवलप करनी चाहिए और जब वो टास्क कंप्लीट कर ले तो उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की या वी हैव डन इट लाइक दैट एक उनमें सेंस क्रिएट होना चाहिए. If some of these elements are missing in the work they do, the performance can be limited. अगर इस तरीके का जो सोच है अगर ये किसी भी काम में मिस हो, अगर वो नहीं हो
तो लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो लिमिटेड हो सकती है। अब उन्हें कैसे होगा कि जैसे हमें आना है, काम करना है, पैसे लेने हैं और जाने हैं, तो वहाँ पे उनको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा कि हाँ अगर मैं ये काम करूँ तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा या मुझे पहचान मिलेगी। इस तरीके का कोई भी वहाँ पे माइंडसेट डेवलप नहीं होता है। वहाँ पे बस एक मतलब रूटीन डेवलप हो जाती है कि हमें आना है, काम करना है, पैसे लेने हैं और घर जाने हैं। तो इसी चीज़ों पे इन लोगों ने मेन फोकस किया था। देयर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग देयर एक्टिविटीज़ में डिटरमाइन द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग अपने काम करने की जो डेली एक्टिविटी है, अगर हम लोग उसमें ये प्रोसेस को इन्वॉल्व करें, किस प्रोसेस को, हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ अचीवमेंट को, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक जा सकता है। देयर फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड फॉर दिस कंपोनेंट्स। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट अप्रोच टुवर्ड्स पीपल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमारा जो ये कंसेप्ट है वो एक डेवलपमेंट अप्रोच हुआ टुवर्ड्स पीपल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा, हमारा चैनल अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और डिसलाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको शेयर करिए। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।